वाइट नाइट्स भाग 2 और भाग 3 संयुक्त प्रस्तुति। एक स्वप्नदर्शी की कहानी और नास्तेका का अधूरा इंतजार। कभी कभी हम किसी व्यक्ति से इसलिए नहीं मिलते कि वह हमेशा हमारे साथ रहे। हम उससे इसलिए मिलते हैं ताकि वह कुछ ही पलों में हमें यह एहसास करा सके कि हम कितने वर्षों से अकेले थे। लेकिन सबसे दर्दनाक बात क्या होती है? यह नहीं कि वह व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाए, बल्कि यह कि उसके आने के बाद पहली बार हमें जीने की इच्छा हो और तभी हमें पता चले कि उसका दिल पहले से किसी और का है। आज की कहानी में एक अकेला स्वप्नदर्शी पहली बार अपने दिल के बंद दरवाजे खोलेगा और नास्तेका वह बताएगी कि उस रात वह नदी के किनारे अकेली क्यों रो रही थी। लेकिन ध्यान रखिएगा, उसकी कहानी केवल प्रेम की कहानी नहीं है। यह कहानी है प्रतीक्षा की, विश्वास की और उस वादे की जिसे पूरा होने में 1 वर्ष लगा, मगर शायद टूटने में केवल 3 दिन। स्वागत है आपका दोस्तोयेवस्की की अत्यंत भावुक कहानी वाइट नाइट्स के भाग 2 और भाग 3 में। भाग 1 का संक्षिप्त पुनरावलोकन। पिछले भाग में हमने एक ऐसे युवक को देखा था जिसका कोई नाम नहीं था, कोई मित्र नहीं था और शायद वास्तविक जीवन में उसका कोई गहरा संबंध नहीं था। वह सेंट पीटर्सबर्ग की सड़कों, मकानों और पुलों को ही अपना परिचित समझता था। लोगों से बात करने के बजाय वह इमारतों से मन ही मन बातें करता था। एक रात शहर में अकेले घूमते हुए उसने नदी के किनारे एक युवती को रोते देखा। वह थी नास्तेका। कुछ देर बाद एक अनजान आदमी से नास्तेका का पीछा करना शुरू किया। हमारे स्वप्नदर्शी ने साहस दिखाया, उसे बचाया और उसके साथ साथ घर की ओर चलने लगा। उस छोटी सी यात्रा में 2 अजनबी पहली बार खुलकर हंसे। पहली बार उन्होंने अकेलेपन के बारे में बात की और पहली बार उस युवक को लगा कि शायद उसके जीवन की कहानी अब वास्तव में शुरू होने वाली है। जाते जाते नास्तेका ने अगले दिन फिर मिलने का वादा किया, पर उसके साथ एक शर्त भी रखी। हम मित्र बन सकते हैं, लेकिन आप मुझसे प्रेम नहीं करेंगे। युवक ने तुरंत हां कह दी, लेकिन क्या दिल कभी किसी शर्त को स्वीकार करता है? और नास्तेका उस रात रो क्यों रही थी? वह किसका इंतजार कर रही थी? आइए दूसरी सफेद रात में प्रवेश करते हैं। अगली रात वह युवक तय समय से बहुत पहले उसी स्थान पर पहुंच गया। नदी शांत थी, आकाश में पूरी तरह अंधेरा नहीं हुआ था। सेंट पीटर्सबर्ग की वह रहस्यमयी सफेद रात मानो सूरज और रात के बीच कोई अधूरा समझौता हो। वह बार बार सड़क की ओर देखता। हर आती हुई लड़की में उसे नास्तेका दिखाई देती। हर आहट पर उसका दिल तेजी से धड़क उठता और फिर दूर से एक जानी पहचानी आकृति दिखाई दी। नास्तेका आ रही थी। नास्तेका, उसने लगभग पुकारते हुए कहा। नास्तेका मुस्कुराई। तो आप आ गए? मुझे डर था कि शायद आप अपना वादा भूल जाएंगे। भूल जाता? मैं तो पूरे दिन केवल इसी रात की प्रतीक्षा करता रहा हूं। नास्तेका ने उसे ध्यान से देखा, फिर थोड़ी गंभीर स्वर में बोली, कल मैंने सोचा था कि मैं आपको जानती हूं, लेकिन आज मुझे लग रहा है मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानती। आप कौन हैं? आपका परिवार कहाँ है? आपके मित्र कौन हैं? आपका जीवन कैसा है? यह एक साधारण प्रश्न था, आप कौन हैं? मगर उस युवक के लिए शायद यह दुनिया का सबसे कठिन प्रश्न था, क्योंकि दूसरों को अपना परिचय देने के लिए मनुष्य के पास कोई जीवन भी तो होना चाहिए। उसने कुछ क्षण नास्तेका को देखा, फिर हल्की हंसी के साथ बोला, मेरी कहानी? मेरी कोई कहानी नहीं है। नास्तेका ने भौहें चढ़ाई। हर व्यक्ति की कोई ना कोई कहानी होती है। नहीं नास्तेका, दूसरे लोग जीवन जीते हैं, मैं केवल जीवन के बारे में सपने देखता हूं। तो फिर आप एक स्वप्नदर्शी हैं? उसने सिर झुका लिया। हाँ, शायद यही मेरी सबसे पहली परिचय है। मैं एक स्वप्नदर्शी हूं। एक स्वप्नदर्शी कौन होता है? नास्तेका, एक स्वप्नदर्शी कोई सामान्य मनुष्य नहीं होता। वह इस दुनिया में रहता तो है, लेकिन पूरी तरह दुनिया का हिस्सा नहीं होता। उसका शरीर
वास्तविक सड़कों पर चलता है, मगर उसका मन ऐसी दुनिया में रहता है जो केवल उसी ने बनाई होती है। वह लोगों से कम मिलता है, अपने कमरे से प्रेम करने लगता है, अपनी दीवारों को पहचानने लगता है, अपने घर के एक एक कोने में सुरक्षा खोजता है। वह घोंघे जैसा होता है जो अपने छोटे से खोल के भीतर ही पूरी दुनिया बना लेता है। कभी कोई पुराना परिचित अचानक उससे मिलने आ जाए तो वह खुश होने के बजाय घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या बोले, कैसे बैठे, कैसे हंसे, कैसे यह जताए कि वह भी एक सामान्य मनुष्य है। वह अपने अतिथि को रोकना चाहता है, लेकिन ऐसी अजीब बातें करने लगता है कि अतिथि कुछ ही मिनटों में जाने का बहाना खोजने लगता है। नास्तेका हंस पड़ी। क्या आप सच में इतने अजीब हैं? युवक भी हंसा, उससे कहीं अधिक। फिर उसके चेहरे की हंसी धीरे धीरे गायब हो गई। उसने नदी की ओर देखा और बोला, लेकिन दिन का एक समय मेरा होता है नास्तेका। वह समय जब लोग अपना काम समाप्त करके घर लौट रहे होते हैं। शहर की गलियों में भीड़ होती है, किसी को भोजन की जल्दी होती है, किसी को परिवार के पास लौटना होता है, किसी को अपने मित्र से मिलना होता है, और मैं उन्हीं के बीच चलता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं बुला रहा होता। उसी समय मेरे भीतर एक दुनिया जन्म लेती है। मैं कल्पना करता हूं कि मैं कोई प्रसिद्ध कवि हूं, कभी कोई साहसी नायक, कभी मैं सोचता हूं कि किसी सुंदर स्त्री ने मुझे पूरी दुनिया से अधिक प्रेम किया है। कभी मैं अपने लिए बड़े बड़े महल बनाता हूं, कभी युद्ध जीतता हूं, कभी किसी का जीवन बचाता हूं, कभी किसी ऐसी स्त्री से बातें करता हूं जिसने वास्तविकता में बात करने का साहस भी ना कर सकूं। मेरे सपनों में मेरे मित्र हैं, मेरे सपनों में प्रेम है, मेरे सपनों में मेरा जीवन बहुत सुंदर है। नास्तेका अब नहीं हंस रही थी, वह शांत होकर सुन रही थी। युवक ने आगे कहा, कभी कभी मैं चलते चलते इतना खो जाता हूं कि मुझे रास्ते का भी ध्यान नहीं रहता। कोई मुझसे दिशा पूछ ले तो मैं घबराकर गलत उत्तर दे देता हूं, और जब मुझे होश आता है तब मैं अपने छोटे से कमरे में वापस पहुंच चुका होता हूं। कमरा अंधेरा होता है, भोजन मेज पर रखा होता है, लेकिन मुझे याद भी नहीं रहता कि मैंने उसे कब खाया। फिर रात गहरी होने लगती है, वास्तविकता मुझे वापस बुलाती है, और तभी मेरी बनाई हुई पूरी दुनिया टूटने लगती है। जिस स्त्री ने मेरे सपनों में मुझसे प्रेम किया था वह कभी थी ही नहीं। जिन मित्रों के साथ मैंने हंसते हुए रात बिताई वे कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। जिन सफलताओं पे मुझे गर्व था वे केवल कल्पना थी। और तब मैं अपने कमरे में अकेला रह जाता हूं, बिल्कुल अकेला। क्या सपनों में जीना भी जीवन है? युवक ने नास्तेका की ओर देखा। उसकी आंखों में अब उत्साह नहीं था, केवल वर्षों का दबा हुआ खालीपन था। नास्तेका, कभी कभी मैं उन्हीं स्थानों पर दोबारा जाता हूं जहां मैंने 1 वर्ष पहले कोई सुंदर सपना देखा था। मैं उस गली में खड़ा होकर सोचता हूं, ठीक इसी स्थान पर, ठीक इसी समय 1 वर्ष पहले भी मैं अकेला था। फिर मैं स्वयं से पूछता हूं, मेरे जीवन में इतने वर्ष कहां चले गए? मैंने अपने सबसे अच्छे दिन कहां दफना दिए? क्या मैं कभी वास्तव में जिया भी हूं? मुझे डर लगता है कि कुछ और वर्ष बीत जाएंगे, मेरे बाल सफेद हो जाएंगे, शरीर कमजोर हो जाएगा, सपने देखने की शक्ति भी समाप्त हो जाएगी, और तब मेरे पास पछताने के लिए कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो कुछ मैंने खोया होगा वह वास्तविकता था ही नहीं। कुछ क्षण तक नदी की लहरों के अतिरिक्त कोई आवाज नहीं थी। नास्तेका की आंखें नम हो चुकी थी। उसने अपना हाथ युवक के हाथ पर रखा और बोली, बस कीजिए, अब मुझे और मत रुलाइए। अब आप अकेले नहीं हैं, हम 2 हैं। युवक ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे किसी ने पहली बार उसे वास्तविक संसार में स्थान दिया हो। नास्तेका ने कहा, आपने जो कुछ बताया उसे मैं पूरी तरह समझ सकती हूँ। शायद मैं आपकी तरह सुंदर शब्दों में अपनी बात ना कह सकूं, लेकिन मैंने भी जीवन का बहुत सा समय ऐसे ही बिताया है, क्योंकि मेरी दादी ने मुझे वर्षों तक सचमुच अपने कपड़े से बांध कर रखा था। युवक ने आश्चर्य से पूछा, कपड़े से बांध कर? नास्तेका हंस पड़ी। हाँ, और अब आपको मेरी कहानी सुननी होगी, लेकिन पहले वादा कीजिए आप मुझे केवल बुद्धिमानी वाला एडवाइस नहीं देंगे। मुझे ऐसा सुझाव चाहिए जैसे कोई भाई देता है,
जैसे आप मुझे कई वर्षों से जानते हों। युवक ने तुरंत अपना हाथ आगे कर दिया। मैं वादा करता हूँ नास्तेका। नास्तेका ने उसका हाथ थाम लिया और बोली, तो फिर सुनिए। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। मैं बहुत छोटी थी जब मैं अपनी दादी के पास आ गई। मेरी दादी की आंखों की रोशनी चली गई है, लेकिन मेरे जीवन में क्या चल रहा है यह जानने की उनकी इच्छा कभी कम नहीं हुई। वह अक्सर पुराने दिनों को याद करती है। उनके अनुसार पुराने समय में सब कुछ बेहतर था। लोग बेहतर थे, मौसम बेहतर था, सूरज अधिक गर्म था, यहाँ तक कि दूध की मलाई भी पहले जल्दी खराब नहीं होती थी। जब मैं 15 वर्ष की थी, मुझसे एक छोटी सी शरारत हो गई। दादी को लगा अब मुझे नियंत्रण में रखना आवश्यक है। उन्होंने एक बड़ी सी पिन ली और मेरी ड्रेस को अपनी ड्रेस के साथ जोड़ लिया। युवक हंस पड़ा। सचमुच? हाँ, सचमुच। हम दोनों पूरे दिन साथ बैठते। मैं उठती तो उनकी कुर्सी भी हिलती। मुझे किताबें पढ़नी होती, सिलाई करनी होती या चुपचाप उनके पास बैठना होता था। एक दिन मैंने अपनी जगह हमारी नौकरानी का फेकला को बैठा दिया। दादी उस समय सो रही थी। मैंने फेकला की ड्रेस को दादी की ड्रेस से पिन कर दिया और चुपके से अपनी एक सहेली से मिलने चली गई। फिर क्या हुआ? नास्तेका अपनी हंसी रोक नहीं पाई। बोली, दादी की नींद खुल गई। उन्होंने मुझसे कुछ पूछा, लेकिन फेकला सुन नहीं सकती थी। वह समझ ही नहीं पाई कि दादी क्या कह रही है। घबराकर उसने पिन खोली और दादी को वहीं छोड़कर भाग गई। दोनों जोर से हंस पड़े। नास्तेका ने हंसते हंसते कहा, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसी डांट पड़ी कि फिर कई दिनों तक अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं हुई। हमारा एक छोटा सा लकड़ी का घर है। ऊपर की मंजिल पर एक कमरा है जिसे हम किराए पर देते हैं। पहले वहां एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसकी मृत्यु के बाद हमारे घर में एक नया किराएदार आया। वह युवा था, शांत था, पढ़ा लिखा था और नास्तेका कुछ क्षण के लिए रुक गई। युवक मुस्कुराया और सुंदर भी था। नास्तेका का चेहरा लाल हो गया। मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन आपने सोच तो लिया। आप चुप रहेंगे या नहीं? दोनों फिर हंस पड़े। दादी ने मुझसे पूछा, नास्तेका, हमारा नया किराएदार बूढ़ा है या जवान? मैंने कहा, ना बहुत जवान है और नहीं बूढ़ा। फिर उन्होंने पूछा, क्या दिखने में अच्छा है? मैं झूठ नहीं बोल सकी। मैंने कहा, हाँ, अच्छा है। दादी तुरंत बोली, बहुत बुरा हुआ। आजकल के समय में एक किराएदार का सुंदर होना भी मुसीबत है। उसकी ओर देखना भी मत। दादी ने उससे सावधान रहने के लिए कहा था, लेकिन सच कहूं तो उससे पहले मैंने उसके बारे में कुछ विशेष सोचा भी नहीं था। दादी की चेतावनी के बाद ही पहली बार मेरे मन में प्रश्न उठा, आखिर वह ऐसा कैसे है जिससे मुझे सावधान रहना चाहिए? वह शर्मनाक क्षण। एक सुबह वह किसी काम से हमारे कमरे में आया। दादी ने मुझसे कहा, नास्तेका, दूसरे कमरे से हिसाब वाली पट्टी लेकर आओ। मैं भूल गई थी कि मेरी ड्रेस दादी की ड्रेस से पिन की हुई है। मैं तेजी से उठी और मेरे साथ दादी की पूरी कुर्सी खिसक गई। उसने सब देख लिया। मुझे लगा जैसे मैं जमीन में समा जाऊं। मेरा चेहरा गर्म हो गया, आंखों में आंसू आ गए। मैं अपनी जगह पर खड़ी भी नहीं रह पा रही थी। उसने मेरी परेशानी समझी। वह कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप सिर झुकाया और कमरे से बाहर चला गया। उस दिन के बाद जब भी सीढ़ियों पर कोई आहट आती, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता। मैं सोचती शायद वह है, लेकिन वह हमारे पास नहीं आया। लगभग 2 सप्ताह बाद उसने हमारे लिए कुछ किताबें भेजी। उसने कहा कि मैं उन्हें पढ़ सकती हूँ, ताकि पूरे दिन दादी के पास बैठकर बोर ना हो। दादी ने तुरंत पूछा, किताबें अच्छी तो हैं? ऐसी कहानियां तो नहीं जिसमें युवक भोली भाली लड़कियों को प्रेम का वादा करके घर से भगा ले जाते हैं? उन्होंने किताबों के पन्ने तक जांच लिए, यहाँ तक कि बाइंडिंग के नीचे भी देखा कि कहीं उसमें कोई प्रेम पत्र तो नहीं छिपाया। मगर कोई पत्र नहीं था, केवल कहानियां थी। वॉल्टर स्कॉट, पुश्किन और ऐसी दुनिया जो मेरे उस छोटे से कमरे से कहीं बड़ी थी। मैं किताबें पढ़ने लगी। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मेरे जीवन की दीवारों के बाहर भी एक संसार है। उस किराएदार ने मुझसे बहुत कम बात की, लेकिन उन किताबों के माध्यम से उसने मेरे लिए एक खिड़की खोल दी थी। एक दिन सीढ़ियों पर उससे सामना हुआ। उसने पूछा, किताबें कैसी लगी? मैंने कहा, मुझे इवानहो और पुश्किन सबसे अधिक पसंद आए।
हमारी बातचीत बस इतनी सी ही हुई, लेकिन उस छोटी सी बातचीत को मैंने पूरे दिन याद किया। कुछ दिनों बाद उसने मुझसे पूछा, क्या तुम पूरे दिन दादी के साथ बैठकर ऊबती नहीं हो? मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर उसने पूछा, क्या तुम मेरे साथ थिएटर चलना चाहोगी? एक पल के लिए मेरा दिल खुशी से भर गया, लेकिन मैंने पूछा, दादी का क्या होगा? उसने कहा, हम उन्हें बताए बिना जा सकते हैं। मैंने तुरंत मना कर दिया। मैंने कहा, नहीं, मैं दादी को धोखा नहीं दूंगी। वह कुछ नहीं बोला, बस चला गया। मुझे लगा शायद अब वह मुझसे कभी बात नहीं करेगा, लेकिन उसी शाम वो हमारे कमरे में आया। उसके पास ओपेरा के 3 टिकट थे, द बार्बर ऑफ सेवाइल। उसने दादी से कहा कि उसके मित्र नहीं आ पाएंगे, क्या हम उनके साथ जाना चाहेंगे? दादी तुरंत प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा कि पुराने दिनों में उन्होंने स्वयं रोसीना की भूमिका निभाई थी। हम तीनों थिएटर गए। वह मेरे जीवन की सबसे सुंदर शामों में से एक थी। रोशनी, संगीत, लोगों की भीड़, मंच पर चलती हुई कहानी। लेकिन मैं नाटक से अधिक उसे देख रही थी। वह मुझसे इतनी विनम्रता से बात कर रहा था, इतने ध्यान से मेरी बातें सुन रहा था कि मुझे लगा शायद मैं भी किसी कहानी की नायिका हूं। उस रात मैं सो नहीं सकी। मेरा दिल बार बार उसी शाम में लौटता रहा। मुझे लगा था कि अब वह रोज हमारे पास आएगा, हम बातें करेंगे, किताबों पर चर्चा करेंगे, शायद फिर कहीं बाहर जाएंगे। लेकिन वह बहुत कम आने लगा। कभी कभी पूरे 1 महीने बाद वह हमें थिएटर ले जाता, दादी से विनम्रता से बात करता और फिर अपने कमरे में लौट जाता। मैं समझ नहीं पाती थी कि उसके लिए मैं क्या थी। शायद एक ऐसी लड़की जिस पर उसे दया आती थी, शायद केवल उसकी मकान मालकिन की नातिन। लेकिन मेरे लिए वह धीरे धीरे मेरी पूरी दुनिया बनता जा रहा था। मैं किताबें खोलती लेकिन पढ़ नहीं पाती, दादी से बात करती लेकिन मन सीढ़ियों की आहट सुनता रहता। कभी बिना कारण हंसने लगती, कभी अचानक रो पड़ती। वह सीढ़ियों पर दिखाई देता तो मेरा चेहरा लाल हो जाता। वह सिर झुकाकर निकल जाता और मैं कई मिनट तक वहीं खड़ी रह जाती। फिर पिछले वर्ष मई में वह हमारे कमरे में आया। उसने दादी को बताया कि उसका काम समाप्त हो गया है, उसे मॉस्को जाना होगा पूरे 1 वर्ष के लिए। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे भीतर से सारी हवा निकाल दी हो। मैं कुर्सी पर बैठी रही। दादी को कुछ पता नहीं चला। अगले दिन उसे जाना था। मैंने पूरी रात सोचा, क्या मैं उसे बिना कुछ कहे जाने दूं? क्या मैं फिर 1 वर्ष से उसी कुर्सी से बंधी रहूं? क्या मैं पूरे जीवन केवल प्रतीक्षा करती रहूं? और फिर मैंने निर्णय लिया। रात को दादी के सो जाने के बाद मैंने अपने कुछ कपड़े एक छोटे से बंडल में रखे, सीढ़ियां चढ़ी और उसके कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो गई। मेरा हाथ दरवाजे तक पहुंचता, फिर वापस आ जाता। मैं लगभग 1 घंटे तक वहीं खड़ी रही। अंततः मैंने दरवाजा खोला। वो मुझे देखकर डर गया। शायद उसे लगा कोई भूत सामने खड़ा है। मेरे चेहरे पर खून नहीं था, हाथ कांप रहे थे। मैं मुश्किल से खड़ी थी। मैंने कपड़ों का बंडल उसके बिस्तर पर रखा और वहीं बैठ गई और अपना चेहरा हाथों में छिपाकर रोने लगी। उसे सब समझ आ गया। मुझे अपने साथ ले चलिए, मैंने उससे कहा। मैं अब इस तरह नहीं रह सकती। मैं दादी से बंधकर पूरा जीवन नहीं बिताना चाहती। आप मॉस्को जा रहे हैं तो मुझे भी अपने साथ ले चलिए। वह बहुत देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, नास्तेका, मैं गरीब हूं, मेरे पास अस्थायी काम नहीं है। मैं अभी तुम्हें अपने साथ ले जाकर कैसे रख सकता हूं? हम विवाह करके जीवन कैसे चलाएंगे? मैंने कहा, मुझे धन नहीं चाहिए, मैं काम कर लूंगी, मैं किसी तरह रह लूंगी, लेकिन मैं आपके बिना यहां नहीं रह सकती। मेरे भीतर प्रेम था, लज्जा थी, डर था और शायद थोड़ा सा अभिमान भी। मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य उसके सामने रख दिया था। अब मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं था। वह मेरे पास आया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, नास्तेका, मैं आज तुमसे विवाह करने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन मैं 1 वर्ष के लिए मॉस्को जा रहा हूं। मैं वहां अपने लिए काम और स्थान बनाने की कोशिश करूंगा। यदि 1 वर्ष बाद भी तुम मुझसे प्रेम करती रही और यदि तब तक तुम्हें कोई और पसंद नहीं आया तो मैं लौटकर तुमसे विवाह करूंगा। उसने मुझे किसी वादे में बांधने से मना किया। उसने कहा, मैं स्वतंत्र हूं,
लेकिन मेरे लिए वह वादा ही मेरा पूरा जीवन बन गया। अगले दिन वह चला गया। एक पूरा वर्ष बीत गया। हर दिन मैंने उसकी प्रतीक्षा की, हर मौसम में, हर आहट में, हर पत्र में। हर बार सीढ़ियों पर कदम रखने की आवाज़ सुनकर मुझे ऐसा लगता वह लौट आया है। अब 1 वर्ष पूरा हो चुका है। नास्तेका की आवाज़ धीमी हो गई। उसने नीचे देखा, फिर लगभग फुसफुसाते हुए कहा, वह शहर से वापस आ चुका है। युवक ने उत्साह से पूछा, तो फिर क्या समस्या है? क्या वह आपसे मिला? नास्तेका की आंखों में आंसू भर आए। नहीं, उसे लौटे हुए 3 दिन हो चुके हैं। 3 दिन? लेकिन वह हमारे घर नहीं आया। उसने कोई संदेश नहीं भेजा, एक पत्र तक नहीं। अब युवक समझ चुका था पहली रात नास्तेका नदी के किनारे क्यों रो रही थी। वह किसी साधारण व्यक्ति की प्रतीक्षा नहीं कर रही थी। वह उस व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही थी जिसके एक वादे के सहारे उसने पूरा 1 वर्ष बिताया था। नास्तेका ने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। वह रोने लगी। युवक का दिल टूट रहा था, लेकिन उस समय तक वह अपने दर्द को पहचान नहीं पाया था। उसकी सबसे बड़ी इच्छा केवल यह थी कि नास्तेका फिर से मुस्कुरा दे। नास्तेका, शायद उसे पता ना हो कि आप उसका इंतजार कर रही हैं। शायद कोई समस्या हो गई हो। आप उसे एक पत्र क्यों नहीं लिखती? नास्तेका ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। पहले भी मैं ही उसके पास गई थी। अब मैं फिर स्वयं को उस पर थोपती हुई दिखाई दूंगी। लेकिन उसने आपसे वादा किया था। फिर भी मैं कैसे लिखूं? युवक ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोला, पत्र में शिकायत मत कीजिए, उसे दोष मत दीजिए, केवल सच्चाई लिखिए। लिखिए, आप पूरे 1 वर्ष तक उसके वादे पर विश्वास किया। अब वह लौट आया है, इसलिए एक दिन की अनिश्चितता भी आपके लिए कठिन है। उसे बताइए कि यदि उसका मन बदल गया है तो आप उसे दोष नहीं देंगी। किसी मनुष्य के हृदय को मजबूर नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे इतना अवश्य याद दिलाइए कि एक लड़की ने पूरे 1 वर्ष तक उसके एक वाक्य पर विश्वास किया है, और वह लड़की कम से कम एक स्पष्ट उत्तर पाने की अधिकारी है। नास्तेका ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद दिखाई दी। हाँ, मैं भी यही लिखना चाहती थी। आपने बिल्कुल वही कहा जो मेरे दिल में था। उस युवक के दोनों हाथ पकड़ लिए। भगवान ने आपको मेरी सहायता के लिए भेजा है। युवक उसे देखता रहा। उस क्षण उसे नास्तेका की खुशी अपनी खुशी से अधिक प्रिय लगी। वह मुस्कुराया। कुछ लोगों को केवल इसलिए धन्यवाद देना चाहिए कि वे उसी समय इस दुनिया में जीवित हैं जब हम जीवित हैं। मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूं, नास्तेका, क्योंकि मैं आपसे मिला। वह पत्र, तो युवक ने कहा, तो फिर आपको आज रात घर जाकर पत्र लिखना होगा। नास्तेका अचानक शांत हो गई। उसने नजरें दूसरी ओर कर ली। उसका चेहरा लाल हो गया। पत्र? वह धीरे से बोली, हाँ पत्र। आप लिखेंगी और कल मुझे दे देंगी? नास्तेका ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियों में एक बंद लिफाफा था। पत्र पहले ही लिखा जा चुका था। पता पहले ही लिखा जा चुका था। लिफाफा पहले ही बंद किया जा चुका था। नास्तेका केवल किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही थी जिस पर वह विश्वास कर सके, जो उसका पत्र उस व्यक्ति तक पहुंचा सके जिससे वह प्रेम करती थी। और वह व्यक्ति था हमारा स्वप्नदर्शी। वह युवक जो शायद पहली बार किसी लड़की के इतना निकट आया था, जो पहली बार किसी की प्रतीक्षा कर रहा था, जो पहली बार स्वयं को अकेला नहीं महसूस कर रहा था। अब उसी को नास्तेका का प्रेम पत्र किसी दूसरे पुरुष तक पहुंचाना था। उसने पत्र अपने हाथ में लिया, मुस्कुराने की कोशिश की और बोला, मैं इसे पहुंचा दूंगा। नास्तेका की आंखें चमक उठी। कल रात 10 बजे यही मिलेंगे। यदि उसका उत्तर आया तो आप मेरे लिए लेकर आएंगे? मैं अवश्य लाऊंगा। तो फिर कल तक के लिए विदा। नास्तेका ने उसके दोनों हाथ गर्मजोशी से दबाए, फिर मुड़ी और अपनी गली की ओर दौड़ गई। युवक वहीं खड़ा रहा काफी देर तक। वह नास्तेका को दूर जाता हुआ देखता रहा। उसके कानों में केवल एक आवाज गूंज रही थी, कल कल कल। उस रात उस युवक के हाथ में नास्तेका का प्रेम पत्र था, लेकिन वह पत्र उसके लिए नहीं था। नास्तेका ने उसे अपना सबसे भरोसेमंद मित्र मान लिया था,
लेकिन क्या वह केवल मित्र रह पाएगा? वह नास्तेका को खुश देखना चाहता था, लेकिन उसकी खुशी किसी दूसरे पुरुष के लौट आने में छिपी थी। सोचिए, जिस व्यक्ति से आप धीरे धीरे प्रेम करने लगे, वही व्यक्ति आपका हाथ पकड़कर आपसे कहे, मुझे मेरे प्रेम तक पहुंचा दीजिए। क्या आप उसकी सहायता कर पाएंगे? क्या सच्चा प्रेम वही है जिसमें हम अपने प्रिय व्यक्ति की खुशी के लिए स्वयं टूटने को तैयार हो जाएं? या फिर यह केवल एक स्वप्नदर्शी की मासूम भूल थी जो मित्रता को प्रेम समझने वाला था? अगली सफेद रात में नास्तेका उसी स्थान पर खड़ी होगी। उसकी आंखें हर आने वाले व्यक्ति में अपने प्रेमी को खोजेंगी। घड़ी की हर घंटी उसके दिल को और तेज धड़काएंगी और उसके पास खड़ा स्वप्नदर्शी उस व्यक्ति के आने की प्रार्थना भी करेगा और शायद मन ही मन यह भी कि वह कभी ना आए। क्या नास्तेका के पत्र का उत्तर आएगा? क्या 1 वर्ष पुराना वादा पूरा होगा या फिर तीसरी सफेद रात में एक नए प्रेम का जन्म होगा? ऐसा प्रेम जिसे कहने का अधिकार भी स्वप्नदर्शी के पास नहीं होगा। जानने के लिए अवश्य सुनिए व्हाइट नाइट्स भाग 4, क्योंकि अगली रात नास्तेका किसी और की प्रतीक्षा कर रही होगी, लेकिन टूटने वाला दिल शायद किसी और का होगा। यदि आपको यह कहानी महसूस हुई हो तो कमेंट में केवल एक बात लिखिए, क्या आप उस व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं जिससे आप प्रेम करते हो, यदि वह किसी और तक पहुंचना चाहता हो? वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी ही विश्व प्रसिद्ध कहानी और दर्शन के सरल हिंदी में सुनने के लिए फिलॉसफी एंड हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। और अगली सफ़ेद रात तक अपने उन सपनों का ध्यान रखिए जो कभी कभी वास्तविकता से भी अधिक सुंदर होते हैं, मगर टूटने पर वास्तविकता से कहीं अधिक दर्द देते हैं। नमस्कार।